गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जो बात हम करेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की। अब देखिए, यहाँ पर जब बात है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की, 9th क्लास में आपने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू, और क्या था आपका इसमें लीनियर मोमेंटम आपका इसमें था प्रोडक्ट मास एंड वेलोसिटी का। मास वेलोसिटी का आपका इसमें ये प्रोडक्ट वहाँ पर था। अब ये लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्वेशन करता है कब, जब आपके पास में सिस्टम आइसोलेटेड होता है, एक्सटर्नल फोर्स उस पर जीरो होता है। ये ध्यान रखना, नेट फोर्स जीरो होगा, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, आइसोलेटेड सिस्टम आपका होगा, तो आपका होगी क्या, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम आपका फाइनल मोमेंटम के इक्वल वहाँ पर ये आएगा। लेकिन ध्यान रखना, एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम आपका होना चाहिए। ये बात आपकी थी वहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन की। ट्रांसलेटरी मोशन आपका वो मोशन होता है जो आपका इसमें स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, ठीक। लेकिन अगर आप बात करते हो रोटेटरी मोशन की, रोटेशनल मोशन की, जैसे आपका दरवाज़ा है, गेट है, वो वहाँ पर जो भी आपने चौखट लगाई है उसके चारों तरफ वो घूमता है, उसके अराउंड वो वहाँ पर रोटेट करता है, ठीक। आपका पंखा है, वो पंखा अपने एक्सल के अराउंड रोटेट करता है। किसी गाड़ी का टायर है, टायर वहाँ पर जो रिम के ऊपर लगाया गया है वो भी अपने एक्सल धुरी के अराउंड रोटेट करता है। तो ये बात है रोटेशनल मोशंस की। अब जो रोटेशनल मोशन आपका है तो उसमें वहाँ पर आपका इसमें बात आती है टॉर्क की। किसकी बात आएगी, बात अब क्या आएगी वहाँ पर, टॉर्क की। अब जो टॉर्क आपका है वो टॉर्क क्या रहेगा, टो आप वहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, तो आप ऐसे लिखोगे, ये आर क्रॉस एफ आपके पास में ये आएगा, आर क्रॉस एफ आपके पास में ये बनेगा। अब अगर मैंने कहा कि आइसोलेटेड सिस्टम में मेरा एंगुलर मोमेंटम आएगा और एंगुलर मोमेंटम मेरा वहाँ पर अगर मैं लिखूँ एल है, ये होगा आर क्रॉस पी। लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम मेरा बनता है। अब एंगुलर मोमेंटम अगर मेरा है तो वो कंजर्व अगर करता है तो वो कब करेगा, जब उस पर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन में टॉर्क आपका रोल प्ले करता है फोर्स का, जो लीनियर मोशन में आपका सिंपल फोर्स है, ठीक। ये देखिए, जो लॉज आपने देखे यहाँ पर हर एक लॉ आपके सामने आएगा। चैप्टर्स जब हम आगे पढ़ेंगे हर एक में आपके पास में लॉज अप्लीकेबल होंगे और इन लॉज को आप वहाँ पर बड़ी डीप में पढ़ोगे। कन्फ्यूजन आपने नहीं रखना है, यहाँ पर सिर्फ आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है, आगे चलकर डेप्थ में आपके दिए गए हैं, तो हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा आगे चलकर। यहाँ पर जो आपको बताएंगे सिर्फ आप इनके यहाँ पर इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, ठीक। आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये तीन पार्ट ऐसे हैं जो आप लोअर क्लासेज में पढ़ कर आए हो। एंगुलर मोमेंटम आपके लिए यहाँ पर एक नई टर्म है, और मैंने बताया कि एंगुलर मोमेंटम आपका इसमें रोटेशनल मोशन में अकर करेगा। रोटेशनल मोशन में अकर करने का मतलब है कि जब मोशन आपका रोटेटरी होगा अराउंड आप फिक्स्ड एक्सिस की हम बात करेंगे, जब ये फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा, घूमेगा, तब आपके पास में एंगुलर मोमेंटम आएगा। जब एंगुलर मोमेंटम आएगा तब बात होगी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। तो जो रोटेशनल मोशन की बात है तो रोटेशनल फोर्स होगा, और रोटेशनल फोर्स आपका होगा टॉर्क। क्या रहेगा, टॉर्क आपके पास में ये रहेगा, और टॉर्क आपका आइसोलेटेड सिस्टम के लिए होना चाहिए जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व करेगा। क्लियर है। जो ये लॉज आपके हैं वहाँ पर देखिए, दिस लॉज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन मैकेनिक्स बट देयर वैलिडिटी गोज बियॉन्ड मैकेनिक्स। दे आर द बेसिक कंजर्वेशन लॉज इन ऑफ नेचर इन ऑल डोमेन्स इवन इन दोज वे न्यूटन लॉज में नॉट बी वैलिड। देखिए, जितने भी लॉज आपने पढ़े ये आपका नेचर में हर डोमेन में एप्लीकेबल होते हैं। आपका जो भी मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में तो आपके न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल है ही, लेकिन बियॉन्ड मैकेनिक्स भी आपके पास में ये एप्लीकेबल रहेंगे। अब जो नेक्स्ट आपको बताया गया है, नेक्स्ट क्या बताया गया वहाँ पर, बिसाइड देयर ग्रेट सिंप्लिसिटी एंड जनरलिटी the conservation laws of nature are very useful in practice too. It often happens that we cannot solve the full dynamic of a complex problem involving different particles and forces. The conservation laws can still provide useful results.
फॉर एग्जाम्पल वी may not know the complicated forces that act during a collision of two automobiles। ठीक, देखिए जो आपके पास में दो ऑटोमोबाइल्स का अगर कोलिजन होने का मतलब कि अगर उनकी टक्कर हो जाए तो उनमें कितने टाइप के फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं उस टाइम पर, ये शायद हमें ना पता हो। ठीक, Yet momentum conservation law enables us to bypass the complications and predict और रूल आउट पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द कोलिजन। देखिए जो आपका इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ होता है ये बहुत कुछ आपको हेल्प करता है वहाँ पर। कैसे? अगर आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ पता है, एप्लीकेबल करना आपको आता है, तो आप कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स की स्पीड आप निकाल सकते हो, उनके मास आप निकाल सकते हो, स्पीड बिफोर कोलिजन क्या थी, आफ्टर कोलिजन क्या थी, ये आप फाइंड आउट बड़ी आसानी से कर सकते हो। जो नेक्स्ट आपको बताया गया है, इन न्यूक्लियर एंड एलिमेंट्री पार्टिकल फेनोमेना आल्सो द कंजर्वेशन लॉज आर इम्पोर्टेंट टूल्स टू ऑफ एनालिसिस indeed using the conservation laws of energy and momentum for beta decay Wolfgang Pauli correctly predicted in 1931 the existence of new particle now called neutrino emitted in beta decay along with the electron। देखिए बात हमने की थी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस में आपके आते हैं बीटा डीके, और बीटा डीके आपके पास में क्या होता है, वहाँ पर बीटा डीके आपके पास में कुछ इस वजह से होता है कि बात होती है न्यूक्लियस की इंस्टेबिलिटी की। न्यूक्लियस मेरा इंस्टेबल तब होता है जब या तो उसका साइज़ बड़ा हो, ठीक, या उसका साइज़ छोटा हो, या फिर उसके पास में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, मतलब जो प्रोटॉन को अगर मैं पी से लिखूं, न्यूट्रॉन को अगर मैं एन से लिखूं, इनका जो रेशो है वो वहाँ पर 1 के इक्वल आना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। कभी कभार ये 1 के इक्वल नहीं आता, 1 के इक्वल ये नहीं आता, मतलब प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, न्यूट्रॉन कम रह जाते हैं, या फिर न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोटॉन आपके कम होते हैं। तब क्या होता है, वहाँ पर 2 स्टेप आपके होते हैं, या तो प्रोटॉन आपका न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करेगा इक्वलिटी करने के लिए, या न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा बराबरी करने के लिए, दोनों बराबर होने के लिए, रेशो 1 करने के लिए। तो अगर ऐसा हो तो तब वहाँ पर जो पार्टिकल्स एमिट होते हैं उनको नाम दिया जाता है बीटा पार्टिकल। और बीटा पार्टिकल आपके होते हैं 2 टाइप से, या तो होगा बीटा पॉजिटिव या होगा बीटा नेगेटिव। बीटा पॉजिटिव आपका होगा पॉजिट्रॉन, बीटा नेगेटिव आपका होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन निकले या फिर पॉजिट्रॉन निकले, उसके साथ में एक और पार्टिकल निकलता है जो कंजर्वेशन को होल्ड करवाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दोनों को ये होल्ड करवाता है, और उसका नाम है न्यूट्रिनो। और इसे पोली ने वहाँ पर डिस्कवर किया था। और न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल आपके पास में होगा एंटी न्यूट्रिनो, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ आपके पास में न्यूट्रिनो जाए, इलेक्ट्रॉन के साथ आपके पास में एंटी न्यूट्रिनो जाएगा, और प्रोटॉन के साथ में आपके पास में न्यूट्रिनो वहाँ पर जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास में कंजर्वेशन लॉ वहाँ पर एप्लीकेबल करवाएगा। कंजर्वेशन लॉज हैव a deep connection with symmetries of nature that you will explore in more advanced courses in physics. For example, an important observation is that the laws of nature do not change with time। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आपके पास में जो भी आपके पास में लॉज ऑफ नेचर होंगे टाइम के साथ चेंज नहीं करते, डू नॉट चेंज विद टाइम। इफ़ यू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन योर लेबोरेटरी टुडे एंड रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट आफ्टर अ ईयर, कहने का मतलब कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है आपके लेबोरेटरी में आज, और उसी एक्सपेरिमेंट को आप कुछ टाइम के बाद रिपीट करते हो, ठीक, द रिजल्ट्स आर बियॉन्ड टू बी द सेम। रिजल्ट आपके पास में क्या रहेंगे, रिजल्ट्स आर बाउंड टू बी द सेम, रिजल्ट आपके पास में सेम ही आएंगे अगर आप उन्हीं कंडीशंस में, उन्हीं वहाँ पर कंडीशंस और उन्हीं आपके पास में अगर कंडीशन सेम रखते हो, आपके पास में क्वांटिटी सेम रखते हो, फिजिकल क्वांटिटी जो आपके हैं उनको सेम रखते हो, उनके पैरामीटर्स आप सेम रखते हो, तो जो रिजल्ट्स आपको पहले मिले था वही रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा, फिजिकल क्वांटिटीज आपके वेरी नहीं करेंगे। इट टर्न्स आउट दैट दिस सिमेट्री ऑफ नेचर विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इज़ इक्विवेलेंट टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये आपको इसमें किसके अकॉर्डिंग है, ये आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग। लाइकवाइज स्पेस इज होमोजीनियस एंड देयर इज़ नो प्रेफर्ड लोकेशन इन द यूनिवर्स। स्पेस आपका होमोजीनियस है,
स्पेस होमोजेनियस का मतलब है कि जो स्पेस आपका वो चारों तरफ से एक समान है और उसकी कोई प्रेफर्ड लोकेशन नहीं है आपके यूनिवर्स के अंदर। टू पुट इट मोर क्लियरली, द लॉज ऑफ नेचर आर द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। और जो लॉज ऑफ नेचर आपके पास में होंगे वो सेम रहेंगे यूनिवर्स के अंदर। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ आपका है वो कंप्लीट यूनिवर्स में आपका अप्लीकेबल है, इक्वली लाइकली आपका अप्लीकेबल है। क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, द फिनोमेना में डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और फिनोमेना आपकी प्लेस टू प्लेस वहाँ पर डिफर हो सकती है। अब जो नेक्स्ट आपको बताया गया यहाँ पर क्या बताया गया है, बिकॉज ऑफ डिफरिंग कंडीशंस एट डिफरेंट लोकेशंस, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस वहाँ पर अकर कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशन पर, उसके अकॉर्डिंग फिर आपके पास में प्रोसेस डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून इज़ 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। जो ग्रेविटी आपकी है प्रोसेस तो आपके पास में ग्रेविटी तो वही है, लेकिन अर्थ के सरफेस और अगर मून के सरफेस की हम बात करें तो वो डिफरेंट है। मून के सरफेस पर वैल्यू जो होगी ग्रेविटी की वो 1/6 होगी अर्थ के सरफेस का। बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज द सेम बोथ ऑन द मून एंड द अर्थ। लेकिन तो जो लॉज आपके कंजर्वेशन के वो बिल्कुल सेम रहेंगे मून और अर्थ पर। दिस सिमेट्री ऑफ द लॉज ऑफ नेचर विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन इन स्पेस गिव्स अस टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये हमें किसके बारे में कॉन्सेप्ट देता है, कॉन्सेप्ट आपको देता है ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में। ठीक, इन द सेम वे आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस नॉट intrinsically prefer direction in space underlies the law of conservation of angular momentum। और ये वहाँ पर इंट्रिंसिक जो आपके पास में आइसोट्रोपी जो आपके स्पेस के इसके कारण जो वहाँ पर आपके पास में बात होगी एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की, क्योंकि डायरेक्शन आपके प्रेफर नहीं होगी, आपकी चॉइस है कि आप किस तरफ किस डायरेक्शन को असाइन करते हो। जो नेक्स्ट आपको बताया गया है, द कंजर्वेशन लॉज ऑफ चार्ज and other attributes of elementary particles can also be related to certain abstract symmetries। देखिए बात है कंजर्वेशन लॉज ऑफ चार्ज की। चार्ज मुझे पता है क्या होता है। चार्ज आपके पास में वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी भी मैटर के अंदर सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिकल फिनोमेनाज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो इलेक्ट्रिकल फिनोमेना इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है। ठीक, अब देखिए वो कंजर्व आपका करता है, जितना चार्ज पहले था उतना चार्ज बाद में होगा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। ठीक, सिमेट्रीज ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड अदर abstract symmetries play a central role in modern theories of fundamental forces in nature। ठीक, अब देखिए जो आपके पास में सिमेट्री है किसकी, स्पेस की है, वो टाइम की है, स्पेस की हो या टाइम की हो या फिर कोई अदर एब्स्ट्रैक्ट आपके पास में हो, वो सिमेट्री आपके पास में एक सेंट्रल रोल प्ले करती है किसके लिए, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस के लिए, नेचर के लिए। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट आपका पार्ट है, पार्ट आपका क्या बताया गया है यहाँ पर, फिर देखिए जो नोट फॉर स्टूडेंट्स और नोट फॉर टीचर्स आपका दिया गया है, और बात इसकी की गई इसके बाद में एक्सरसाइज की। किसकी बात की गई है, बात आपकी है ये यहाँ पर एक्सरसाइज की। अब देखिए जो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट किया है फिजिकल वर्ल्ड का, यहाँ से आपका फाइनल एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियरली यहाँ पर लिखा गया होगा। जो एक्सरसाइज आपकी है वो सिर्फ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दी गई है, फाइनल एग्ज़ाम में आपका इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको ये एक्सरसाइज करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। लेकिन जो चैप्टर नंबर 2 हमारा होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको स्टार्टिंग से आपने बड़े अच्छे ढंग से करना है, वहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। लेकिन यहाँ पर आपने जो आपने पढ़ा था 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस, ये बड़े ध्यान से पढ़ने हैं। साइंस की डेफिनेशन पढ़नी है और फिजिक्स की डेफिनेशन भी आपने पढ़नी है। थैंक यू।